Hello everyone, welcome to DCS Learning. So this is a very important video for all the aspirants those who are applying for RICEE. ओके, जितने भी बच्चे RICEE में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। देखो, जितने भी स्टूडेंट 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 2 ईयर एमएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 3 ईयर वाला जो है इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है। RICEE एग्ज़ाम होगा और दैट विल बी इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आपका जून के महीने में होगा और आपका जो फॉर्म फिलअप जो है वो अप्रैल के महीने में स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप अप्रैल के महीने में स्टार्ट होगा। इस महीने में आने का चांस थोड़ा कम है, फिर भी अगर आता है तो मैं बताऊँगा। बाकी आपका एग्ज़ाम जून के महीने में होगा। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल के महीने में फॉर्म फिलअप होगा। तो जो 2 ईयर बीएड, 2 ईयर एमएड या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड एज वेल एज जो 6 ईयर का जो MSc एड प्रोग्राम है, अगर आप 6 ईयर MSc एड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबका एग्ज़ाम जून के महीने में होगा RICEE। बट जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के जो स्टूडेंट हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जिसमें BSc बीएड और BA बीएड आता है, ठीक है, BSc बीएड आता है और BA बीएड आता है, जो कि RICEE के थ्रू एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए एक अर्जेंट जो है ये वीडियो एक अर्जेंट अपडेट है। बाकी बच्चों के लिए आप यूजुअली जितने भी मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है ना, आप जैसे मतलब पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यू करो, आपका एग्ज़ाम जून के महीने में होगा। बट जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA बीएड या BSc बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है एक अर्जेंट वीडियो है या अर्जेंट अपडेट है। ठीक है, आप सबको पता है कि एक फॉर्म अभी निकला है NCET करके। ठीक है, NCET में ऑलरेडी आप सबको पता है 2023 में NCET स्टार्ट हुआ और जैसे ही स्टार्ट हुआ RI भोपाल और RI अजमेर अपना जो एडमिशन जो है इंटीग्रेटेड BSc बीएड और BA बीएड के लिए वो अपना एडमिशन किसके थ्रू करने लगे, NCET के थ्रू करने लगे। ठीक है, बट जो RI भुवनेश्वर और RI मैसूर है, ठीक है, RI भुवनेश्वर और RI मैसूर है, अपना एग्ज़ाम एज यूजुअल उन्होंने RICEE के थ्रू कंटिन्यू किया। ठीक है, बट फॉर दिस ईयर अगर आप देखोगे तो ये दोनों 2025 को इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो अभी फॉर्म निकल चुका है। मैं बताया तो लास्ट डेट जो है वो अभी 16 मार्च है, आगे एक्सटेंड हो सकता है बट आप 16 मार्च से पहले फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, लास्ट डेट 16 मार्च है और आपका एग्ज़ाम जो है NCET का एग्ज़ाम जो है वो अभी 29 अप्रैल जो है डिसाइड किया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली इसी डेट में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। 29 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 16 मार्च लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म फिलअप कर लो। लेकिन अगर आपने देखा होगा NCET का फॉर्म, तो NCET का फॉर्म में RI भोपाल और RI अजमेर है, बट ये दोनों नहीं है। ठीक है, बट ये दोनों भी NCET के थ्रू आना चाहिए। आप सबको पता है कि NCT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, सब लोग अपना एग्ज़ाम NCET के थ्रू करेंगे। बट ये लोगों ने जो मतलब ये 2 कॉलेज है, अभी तक इनका जो है कॉलेज का जो नाम है NCET के अंदर नहीं आया है। सो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कन्फ्यूजन कि हम RICEE की तैयारी करें या NCET के लिए तैयारी करें। ठीक है, आई सजेस्ट आप सब लोगों को कि आप NCET का फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, मस्ट। मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ मस्ट। मीन्स इफ़ यू वांट टू गो टू RI, एनी RI, यू मस्ट फिलअप NCET एग्ज़ाम, NCET फॉर्म। ठीक है, आप NCET फॉर्म फिलअप कर दो। अगर NCET के थ्रू नहीं भी आता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो इन फ्यूचर, देखो देयर इज हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी अभी भी कि NCET के अंदर ये दोनों एग्ज़ाम, ये RI भुवनेश्वर RI मैसूर भी आ सकता है। ठीक है, मान के चलो नहीं आता है, ठीक है, ये अपना एग्ज़ाम NCET के थ्रू ना करा के RICEE के थ्रू अगर ये अपना एग्ज़ाम कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज NCET में ऑलरेडी 64 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ऑलरेडी 64 कॉलेज है जिसमें अराउंड 4000 सीट है। ठीक है, 4000 सीट्स है, आई थिंक 6000 सॉरी, अराउंड 6000 और 4000 जितना भी सीट्स है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, 6000 मान के चलो सीट्स है। ठीक है, तो अगर आप टोटल सीट्स काउंट करोगे तो अराउंड 6000 सीट्स होंगे, वॉट एवर सीट, 4000 6000 जितना भी सीट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट्स है। ठीक है, अगर लेकिन RICEE के थ्रू देखोगे तो डेफिनेटली लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहते हैं, बिकॉज हर एक RI में 55 सीट्स रहता है। भुवनेश्वर और मैसूर में 55 पर स्ट्रीम, एक स्ट्रीम में 55 सीट्स रहता है। ठीक है, तो ये 50 भी हो सकते हैं, अगर ITP में आ जाते हैं तो 50 भी हो सकते हैं। एनीवे जो भी, मेरे कहने का मतलब ये है,
अगर आपका आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर का एग्ज़ाम एनसीईटी के थ्रू होता है तो ठीक है, मतलब सारे एग्जाम, सारे आरआई का एनसीईटी के थ्रू हो जाएगा। नहीं भी होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप तो एनसीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो और उसके थ्रू आपको 2 आरआई मिल रहा है, प्लस आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट कॉलेजेस है, ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो उसमें तो आपको मिलने का चांस है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप एनसीईटी का फॉर्म फिलअप भी करो, और अगर आरआईसीडब्ल्यू में ये लोग आते हैं तो आरआईसीडब्ल्यू का भी करना। देखो फॉर्म का जितना भी फ़ी है, फॉर एग्जांपल 1000 है, ये जो भी फ़ी है वो आपको एक्स्ट्रा खर्चा होगा अगर 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट आपके पास ना अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शंस ऐड हो जाएगा। देखो आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको 1200 रुपये या 1000 रुपये, 650, जिसका जिस भी कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये अगर आपका आरआईसीडब्ल्यू एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन करते तो ये पैसा आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ सकता है। बट इसके मतलब इसका बेनिफिट जो है, अगर आरआईसीडब्ल्यू के थ्रू होता है तो क्या बेनिफिट है, तो ये है कि आपके पास ना एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑप्शन। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईटी का फॉर्म फिलअप डेफिनेटली करो, ठीक है। आप यू शुड डेफिनेटली फिलअप एनसीईटी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी चांसेस है कि एनसीईटी के अंदर ये 4 आरआई आ सकता है, एनसीईटी के अंदर ये 4 आरआई आ सकता है। नहीं भी आता है तो अगेन जैसे मैं बोला 2 तो है ना अभी, इन दोनों के लिए अब तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। फॉर दिस 2 आरआई अभी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये दोनों आरआई जो भोपाल का है और अजमेर का है, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो अगर आरआईसीडब्ल्यू के थ्रू होता है तो आप अपने रीजन का आरआई का जो है एलिजिबल हो जाओगे, प्लस ये दोनों के लिए हो जाओगे, तो डबल बेनिफिट होगा। अगर आरआईसीडब्ल्यू के थ्रू आपका नहीं होता है तो एनसीईटी के थ्रू आप जो है एग्ज़ाम दोगे। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईटी का फॉर्म फिलअप मस्ट करो। कैसे फॉर्म फिलअप करोगे, एनसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, ठीक है, एनसीईटी जस्ट आपको गूगल में एनसीईटी टाइप करना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको जो है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। ये एनसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट में आप जैसे ही मतलब ये फॉर्म फिलअप के पे क्लिक करोगे ना, तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है, ये न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे इस तरह से जो है एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आप अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए बोला होगा और कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया है, ये डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ पे उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हैव एन आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट लॉगिन आईडी, ये वाला आपको क्लिक करना है। बाकी अगर आप कोई दूसरा चाहो तो कर सकते हो, बट ये बेस्ट है, आधार का नंबर करना है, आधार नंबर यहाँ पे। उसके बाद आपको जो है आधार नंबर यहाँ पे देने के लिए बोल सकता है, आधार नंबर दोगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो विंडो आपका ओपन होगा वो होगा यहाँ पे आपका नाम वगैरह आप दोगे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड, गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो दे देना, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है अपना एड्रेस वगैरह जो भी है यहाँ पे है, एड्रेस डिटेल सब कुछ भर लेना, ठीक है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम राकेश है तो rakesh@123 या 333 वॉट एवर जो भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। 8 डिजिट का एक नंबर आपका, इस तरह से पासवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपका है उसके हिसाब से आप आंसर एक चूज कर सकते हो, या आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो भी जो लेटर या जो भी वर्ड दिया होगा उसको यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, सॉरी यहाँ पे उसको फिलअप करना है, यहाँ पे पढ़ के उसी को फिलअप करना है, ठीक है, कुछ और नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है उसको फिलअप करना है। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको अपना सब कुछ डिटेल यहाँ पे जो है दिखाई देगा, सारा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन आपका जो है यहाँ पे एक डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक OTP मांगेगा, OTP आप फिलअप कर देना, ठीक है। OTP जो मांगेगा OTP आप फिलअप कर दोगे तो फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी आपके मोबाइल की ईमेल पे आ जाएगा। तो अगेन आपको जो है ये इंटरफेस दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड
एंड सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो दिया होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है फिर से OTP आ सकता है, तो OTP फिलअप करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर जो है आप यहाँ पे OTP फिलअप करने के बाद OTP वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप एप्लीकेशन जो है कंटिन्यू कर सकते हो। एप्लीकेशन में आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, पर्सनल डिटेल्स, कोटा, क्वालिफिकेशन डिटेल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर सिलेक्शन, ये सब भरना है, ठीक है। तो कैसे भरना है देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका एड्रेस दोनों भरना है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ज़्यादातर केस में ये दोनों सेम होता है, ये दोनों जो है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस दोनों बहुत सारे कैंडिडेट के केस में सेम होता है, कुछ कुछ केस में अलग हो सकता है। अगर आप कहीं, आपका पापा कहीं और जॉब कर रहे हैं और आप कहीं, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो ये अलग हो सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम लिखते हैं। ये करने के बाद, लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल, आपका नाम, जेंडर, ये सब आपको फिलअप करना है। दीज आर वेरी इजी। आइडेंटिफिकेशन नंबर पे आपको आधार कार्ड डालना है, यहाँ पे पासपोर्ट ना करके आधार कार्ड डालना है। फिर यहाँ पे आपका फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह सब कुछ दिया होता है। 10th का रोल नंबर दिया होता है। डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल्स का मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट के आप रेसिडेंट हो, परमानेंट रेसिडेंट हो, उस स्टेट का यहाँ पे आपको डालना है डोमिसाइल का मतलब, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन कोचिंग, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये जो है आप जिस भी मीडियम से आप पास आउट हो, CBSE है तो इंग्लिश मीडियम हो सकता है, या स्टेट से हो तो बंगाली, उड़िया, जो भी आपका मीडियम है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब जो आप एग्ज़ाम 12th में, जो आप 12th बोर्ड में आपका जो लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्चा आपको फिलअप कर लेना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं, येस या नो, कश्मीर माइग्रेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो नो लिखना है। अगर आपके पापा एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे येस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। NCC कोटा चाहते हो तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। स्पोर्ट्स कोटा है तो येस करो, नहीं तो नो करो। अगर यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हो तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के अगेन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे ओके करना है फिर से, और यहाँ पे आपको जो है फिर से आपको जो है ये टू क्वालिफिकेशन डिटेल में 10th और 12th का यहाँ पे सब कुछ डालना पड़ेगा एज इट इज़। हाँ, 12th के केस में अगर आपको 12th का रिजल्ट नहीं मिला है, अगर आपको 12th का रिजल्ट नहीं मिला है तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, इन दैट केस आपको जो है यहाँ पे आपको जो है अपीयरिंग डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जो पास्ट लिखा है ना 12th, जो भी बच्चे 2025 में पास आउट करेंगे, इन दैट केस दे विल जस्ट क्लिक ऑन अपीयरिंग, ठीक है। अपीयरिंग पे आपको क्लिक करना है, या एक रिजल्ट अवेटेड करके भी ऑप्शन हो सकता है, देख लेना। पास्ट के अलावा जो भी और ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका 2024 है, 23 है या 2025 है, वट एवर जो है आप देख सकते हो, ठीक है। अपीयरिंग है तो खाली अपीयरिंग पे क्लिक करना है, या 2025 पे क्लिक कर सकते हो। फिर ये सब डिटेल भर के आपको अगेन जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पेज है ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करोगे, आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आप जो है RI अजमेर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। RI अजमेर सेलेक्ट करने के बाद BA BEd या BSc BEd सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। फिर यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो फिर से दिखाई देगा, तो फिर से आपको क्या करना है, RI भोपाल पे फॉर एग्जांपल आप क्लिक करना है। फिर यहाँ पे BA BEd BSc BEd जो लेना होगा क्लिक करोगे, फिर से ऐड कीजिए, जितना चाहो आप ऑल 64 कॉलेज को ऐड कर सकते हो। एक कर दिया फिर ऐड को क्लिक करो, फिर दूसरा कर दिया फिर ऐड को क्लिक करो, फिर तीसरा कर दिया फिर ऐड को क्लिक करो। इस तरह से आप ऑल कॉलेज को ऐड करना चाहते, जितना कॉलेज चाहते हो उतना कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर सीक्वेंस मैटर करता है कि यहाँ पे, तो सीक्वेंस डज नॉट मैटर। यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। आप किसी भी सीक्वेंस में डाल सकते हो, रैंडमली डाल सकते हो, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, क्लियर। तो आप कोई भी हिसाब से रैंडमली यहाँ पे आप डाल सकते हो, ऑल 64 के 64 कॉलेज चाहो तो आप डाल सकते हो। अगेन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये समझ गए ना आप लोग को। ऐड पे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट करो, फिर ऐड पे क्लिक करो, फिर सिलेक्ट करो, फिर ऐड पे क्लिक करो। सिमिलरली आपको करते जाना जब तक आपका सारा चॉइस नहीं हो जाता। अगर कोई चॉइस आपने नहीं भी फिलअप किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे RI भुवनेश्वर एडेड नहीं है और आपने RI भुवनेश्वर सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में भी कभी RI भुवनेश्वर ऐड हो जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बिकॉज NCERT का रूल ये है,
या एनटीए का रूल ये है कि अगर आपने नहीं भी फॉर्म में ऐड किया है तो भी आप उसके लिए काउंसलिंग के टाइम में एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, रैंडमली आप सारा कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना और मैक्सिमम कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और लेकिन मैंने जैसे बोला कि नहीं करते हो तो भी एलिजिबल है, बट सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट यहाँ पे जो है आपका ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो या उड़िया में देना, जैसे देना चाहते हो आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप दोनों के दोनों इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है, लेकिन पेपर कोड दोनों अलग होगा, 101 114 फॉर एग्जांपल, ठीक है। या दोनों के दोनों आप हिंदी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पेपर कोड 102 और 115 फॉर एग्जांपल होगा। या एक इंग्लिश ले सकते हो, एक हिंदी ले सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो, आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से आप जो है सब्जेक्ट ले लेना। एक इंग्लिश मेरे हिसाब से रहना चाहिए, आपको हेल्प करता है आगे। तीनों डोमेन सब्जेक्ट जो है मैं सजेस्ट करूँगा आप 12th के बेसिस पे ले सकते हो, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, या हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी। ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो भी साइंस है आर्ट्स से ले सकते हो। कुछ बच्चे साइंस से आर्ट्स में आना चाहते हैं तो उस केस में आपको आर्ट्स वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बीए बीएड करना चाहते हो, आपका 12th साइंस था बट बीए बीएड करना चाहते हो, तो आप जो है आर्ट्स सब्जेक्ट वही 3 ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो दिस आर द थिंग्स, ओके। फिर उसके बाद कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। फिर जो है नेक्स्ट में चॉइस, यहाँ पे जो भी आप सेंटर चॉइस करना चाहते हो यहाँ पे सेंटर चॉइस कर लेना, ठीक है। आपके नज़दीकी नियरेस्ट, ये जो सेंटर है आप नियरेस्ट जो आपका एग्जाम सेंटर वो सिलेक्ट करना है, आपके जहाँ रहते हो आपके घर का नियरेस्ट जो है उसको आप सिलेक्ट करना पहला ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में उसका आप थोड़ा दूर का भी कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। एग्जाम सेंटर डिटेल्स होने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, दोनों अपडेट कर देना, ठीक है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करो, आगे बढ़ो, और सिमिलरली आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सेव हो जाएगा, ओके। देन आपको जो है पूरा डिटेल आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई कर लेना है, ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ओटीपी फिर डाल देना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर सब आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट वगैरह सब कुछ करके आपका एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना। फ़ी वगैरह जितना बोलता है उतना फ़ी पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना। लास्ट में जो है ये फाइनल सबमिट के लिए दिखाई देगा, फाइनल सबमिट करके ये सबको टिक कर देना और फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सब कुछ आपको पता चल गया होगा। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। ये आप डेफिनेटली फिलअप करो बिकॉज मेनी कॉलेजेस में भी एडेड लेटर, तो कुछ कॉलेजेस और भी ऐड होंगे इसमें, जैसे एनसीटी बोल रहा है ऐड हो सकता है, ठीक है। और नहीं भी होता तो जितने कॉलेज है उतने में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरा यही डेफिनेटली सजेशन है कि एनसीईटी का फॉर्म फिलअप कर दो। एंड साथ ही साथ सीयूईटी यूजी का भी आ चुका है, तो सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिलअप भी आप लोग कर लेना, ठीक है। और बाद में अगर जैसे RICEE का आता है तो मैं बता दूंगा आपको। एनसीईटी का लास्ट डेट 16 है, सीयूईटी का लास्ट डेट शायद 21 या 22 मार्च है। तो ये दोनों का फॉर्म फिलअप कर दो। सीयूईटी यूजी में भी ना ये ITP का कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार फॉर एग्जांपल इसमें है, जो कि ITP करा रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड करा रहा है सीयूईटी यूजी के थ्रू। ऐसे और कुछ कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी यूजी के थ्रू अपना एडमिशन करा रहे हैं, तो आप उन कॉलेज में भी फिलअप कर सकते हो। तो थोड़ा अगर आप स्पेंड करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि ये फिलअप कर लो, ठीक है। जैसे आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। क्रैश कोर्स ओनली 1999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि अप टू एग्ज़ाम डेट तक क्लासेस चलेंगे आपका RICEE का। इसमें अगर कोई RICEE का कोर्स लेता है तो उसके NCET के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, NCET के जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, और लैंग्वेज सब्जेक्ट वो आपको जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 4 सब्जेक्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट के लिए लेना चाहते हो तो वो एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। और ये जो है NCET दोनों के लिए आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इट विल बी डेफिनेटली इसी प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उसको आप अलग से चाहो तो ले सकते हो। बाकी ये सब चीज़ अगर लेते हो तो आपको CUET UG के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो एक कोर्स को पेमेंट करते हो, एक कोर्स लेते हो तो आपको 3 कोर्स के लिए आपको हेल्पफुल हो जाता है। तो और इसके अलावा हम लोग RICEE का कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं,
तो आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगा। लेवल के हिसाब से लेवल 1 का अलग होगा, लेवल 2 का अलग होगा, लेवल 3 का अलग होगा। लेवल 1 मतलब जो 12th पास आउट उनके लिए लेवल 1 है। जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट +3 या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं, बीएड करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करना चाहते हैं, उनका लेवल 2 है। जो एमएड करना चाहते हैं उनके लिए लेवल 3 है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से स्टडी मटेरियल को परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं अगला वीडियो में आपका जो डाउट को सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।